ठीक है, तो आज पहला चैप्टर का नाम बताओ सब लोग पॉलिटिकल साइंस में। हाँ ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हाँ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो बेसिकली क्या है डेमोक्रेसी और क्यों है डेमोक्रेसी वो बोला गया है। तो सबसे पहले अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात करें। अच्छा हिंदी में बताओ तुम लोग के हिसाब से डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनने का तुम्हारा मतलब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव पे कि कौन तुम्हें रूल करेगा। सो बेसिकली तो वही है। तो डेमोक्रेसी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जहाँ लोगों के द्वारा जो है रूलर्स अपने इलेक्ट हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। ठीक है, वैसे ये बहुत ही कंक्रीट सी छोटी सी डेफिनेशन है, अदरवाइज डेमोक्रेसी मीन्स सो मच। ठीक है, बट अगर अपन ऐसी अगर कहीं डेफिनेशन आ जाए या डिस्क्राइब डेमोक्रेसी जो भी है, तो डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पे लोग अपने रूलर्स को चूज करते हैं। सो दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो ये डेफिनेशन भी लिख लो।
ठीक है। तो डेमोक्रेसी जैसे मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, जिसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैसी, मतलब डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट, इसको तो अपन सिंपली बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट भी तो कितने टाइप की होती है, मोनार्क, डायरेक्टरी, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद रूलर्स की, हमारे रूलर्स, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्टेड, ठीक है, कि क्या इलेक्शन हो रही है, वो भी एक बहुत, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो इलेक्शंस के थ्रू होने चाहिए। बट क्या इलेक्शंस के थ्रू हो रही है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली पीपल में भी कौन, सारे पीपल, बच्चे, बूढ़े, औरत, सब, या फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ डेमोक्रेसी है बहुत बड़ा टर्म है और इसमें बहुत सारे कंडीशंस जो है लगती जाती है, जैसे अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन चालू करते हैं। तो अपन ये पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है कि अपन जो डेमोक्रेसी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ये ऐसे करके डेमोक्रेसी के कई प्रिंसिपल्स है कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो सारे प्रिंसिपल्स हमारी बुक हमको कैसे सिखा रही है, एक कंट्री की वो पहले हमें स्टोरी सुना रही है और फिर बता रही है देखो यहाँ पे ऐसा क्या नहीं था जो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। बोलेंगे कि भाई हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जो डेमोक्रेटिक नहीं होता एट लास्ट। तो वो वैसे अपन जो है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन किस कंट्री के बारे में देख रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान इलेक्ट हुआ था, जो थी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, मतलब इलेक्ट बोलूँ डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो थे अलग अलग थे। तो दोनों ही कंट्रीज़ क्या थे, डेमोक्रेटिक थी। पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक था और इंडिया भी डेमोक्रेटिक था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे, क्या नाम था उनका, जनरल रवीज़ मुशर्रफ, हाँ, तो रवीज़ मुशर्रफ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप मतलब कि इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश करी। कैसे पलट करने की कोशिश करी, मिलिट्री की हेल्प से कोशिश करी कि मैं जो डेमोक्रेसी है उसको हटा देता हूँ और मैं जो है सारी पावर को गेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो बंदा है, क्या नाम है इसका, अपना जनरल रवीज़ मुशर्रफ, इसने काइंड ऑफ समझ ही आ रहा है कैसा काम किया। तो उसने कुछ धोखाधड़ी सा काम किया और उसने मिलिट्री कूप के चलते, मिलिट्री की हेल्प से जो है पूरी जो पाकिस्तान है उसको अपने पावर मिल, क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। कब, और ये चीज़ हुई कब थी, अक्टूबर 1999 में, ठीक है, ये चीज़ हुई थी, ठीक है। कि ये इस बंदे ने मिलिट्री कूप किया और तख्ता पलट कर दी और खुद जो है पावर में आ गया, ठीक है। पावर में तो था ही, मिलिट्री जनरल था, लेकिन लिमिटेड थी ना, डेमोक्रेसी में आर्मी की भी कुछ पावर्स हैं, लिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। तो ये बंदा, इस बंदे ने क्या किया कि ये कुछ ज़्यादा पावर में आ गया। और अब तो हम जानते हैं आज पाकिस्तान क्या है, या कब से पाकिस्तान का, क्या वो डेमोक्रेटिक है, नहीं। तो वही बात है कि यहाँ पे जो है ये इस बंदे ने इस तरह का काम किया था, ठीक है। कब, अक्टूबर 1999 में, ठीक है। इसने अपने आप को क्या बना लिया, खुद प्रेसिडेंट बन गया। इसने पहले पावर गेन करी, ठीक है, तख्ता पलट कर दी, पावर गेन करी और फिर अपने आप को ही क्या बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया कि मैं क्या हूँ, ये मिलिट्री जनरल था लेकिन अब क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये चीज़ हुई। फिर क्या हुआ कि रेफरेंडम इन 2002 ग्रांटिंग हिम एन एक्सटेंसिव 5 ईयर्स, जो मतलब इसको क्या हुआ कि जब 2002 में एक रेफरेंडम इसी ने खुद ने निकाला, पावर इसी के पास है, लेकिन अपने आप को लीगलाइज करने के लिए सबसे पहले तो इसने एक इलीगल काम किया, इसने एक गलत काम किया। लेकिन अब क्योंकि ये पावर में है तो लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए, किसी तरह अपने आप को लीगलाइज करने के लिए, अपने आप को ज़बरदस्ती डेमोक्रेटिक प्रूफ करने के लिए, डेमोक्रेसी का बनने के लिए इसने एक रेफरेंडम निकाला 2002 में, ठीक है। और इसने क्या किया, अपने आप को एक एक्सटेंशन दे दिया, क्या, 5 साल का, ठीक है। मतलब कि ये 5 साल के लिए जो है ये रूल करेगा, ठीक है। किससे पूछा तुमने, लोगों से तो नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, इसने अपने आप ही अपने पावर से क्या किया, अपने आप को एक एक्सटेंशन दे दिया 5 साल का कि ये बंदा जो है 5 साल के रूल करेगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब कि सब कुछ लीगल, वहाँ पे जैसे रूल्स होते हैं ना, उस रूल्स के अकॉर्डिंग इस बंदे ने क्या किया, फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना।
ठीक है। अब जैसे इंडिया है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मतलब तुम्हें पूरी सभा बिठानी पड़ेगी, उसमें सारे लोग 50% से ज़्यादा का तुम्हें वोट चाहिए होगा कि क्या पूरा देश तैयार है कोई चीज़ बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हो ना, उसमें सब कुछ लिखा है, हमारे लॉज, प्रोविजंस, हमारे रूल्स, सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उसमें से बदल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके क्योंकि अभी सारा पावर किसके पास है, ये बंदे के पास है, क्या नाम है इसका, जनरल रवीज़ मुशर्रफ, ठीक है। तो इस बंदे के पास सारा पावर, और इसने क्या किया, खुद ही अपने से ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद इसने क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है, ये इसने सबसे पहले अपने आप को क्या बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बात लिखी ही नहीं थी कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी असेंबली को, प्रोविंशियल या फिर जो सेंट्रल असेंबलीज होती है उन्हें रोक सकता है, बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, जो भी। अच्छा, प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब स्टेट असेंबलीज पहले बनती है, लेकिन मतलब क्या कि जो स्टेट सेंट्रल नहीं है। देखो जैसे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट हो गई, एक जो दिल्ली में बैठी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट वाइज गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वैसे। तो वो जो था उसने क्या कर लिया अपने आप को कि प्रेसिडेंट जो है हर तरह के मतलब हर तरह की जो असेंबलीज हो रही है, स्टेट असेंबलीज, कहीं पे भी चीज़ों को रोक सकता है, बदल सकता है, उनको उनमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज कहीं पे भी, ठीक है। ऐसा किसने कर दिया, ऐसा प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं थी, लेकिन ये बंदा पहले प्रेसिडेंट बना और फिर खुद ही उसने लीगल फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं, ऑर्डर के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही अमेंड भी कर दिया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, अब हो गई, अब हमने ये रूल्स बदल दिए। तो मतलब कि सारे पावर उसी के पास थे, बस वो पॉलिटिक्स खेल रहा था कि किसी तरीके से सारे काम जो वो कर रहा है इलीगल, वो लीगल दिखे, ठीक है। तो इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट जो है इस तरह के काम कर सकता है, और प्रेसिडेंट कौन था, वो खुद था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हुई। फिर उसने जो पहली बात ये थे डेमोक्रेसी, जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं वो रूलिंग में, मतलब कि लोगों को कैसे रूल करना है, लोगों के लॉज प्रोविजंस में इंटरफेयर नहीं करते। डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, वरना मिलिट्री कंट्री भी होती हैं, बट मैं बता रही हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि जो आर्मी के जो लोग हैं वो थोड़ी इंटरफेयर करेंगे कि भाई लोगों को क्या समस्या है, लोगों को कैसे रखना है या लोगों को कैसे रूल करना है। पर इसने क्या किया, इसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट, ठीक है। सिविलियन कैबिनेट मतलब क्या कि वही कि लोगों को कैसे रूल करना है, लोगों को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे रखना है, उसे क्या कहा गया है, सिविलियन कैबिनेट कहा गया है। अब इसी सिविलियन कैबिनेट को पहले गवर्नमेंट रूल करती थी। इसने क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, अभी मैंने बताया। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसने क्या बोल दिया कि अब जो है ये जो लोगों को कौन रूल करेगा, ये सिविलियन कैबिनेट किसके अकॉर्डिंग चलेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अकॉर्डिंग चलेगी। सिक्योरिटी काउंसिल, नाउ एनीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी वुड बी ऑटोमेटिकली गोज टू द आर्मी, नो, ठीक है। तो वही चीज़ हुई कि आर्मी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थे, इसमें मेंबर्स कौन थे, इसके लोग थे, आर्मी के लोग थे, या फिर इसके जो भी भाई बंधु चाचा भतीजा जो भी लोग थे, इसके पहचान वाले लोगों को इसने क्या किया, सबसे पहले भर्ती करवा दिया किसमें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। एक बार वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भर्ती हो गए और उसके बाद इन्होंने क्या अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, बोला कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका काम सिक्योरिटी का है, वो क्या करेगा, सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेगा। मतलब कि लोगों को कैसे रखना है, जो आम लोग, सिविलियन समझ रहे हो ना, जो आम लोग हैं देश के, उनको कैसे रखना है, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और ऐसा किसने चेंजेस लाए, अपने जनरल जो ये मुशर्रफ थे, रवीज़ मुशर्रफ, इन्होंने ये चेंजेस ले आए, ठीक है। तो इस बंदे के ऊपर जो है प्रोटेस्ट भी हुए हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम, ठीक है। ये जो रेफरेंडम में इसने अपने आप को खुद ही 5 साल की वो हुआ था ना, एक्सटेंशन दे दी थी, अपन ने पढ़ा 2002 में, इसने अपने आप को एक एक्सटेंशन दे दी थी 5 साल की, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे रेफरेंडम भी आए थे, मतलब प्रोटेस्ट भी आए थे लोगों के, कि एक तो तुम आ गए हमसे बिना पूछे, ठीक है, उसके बाद रेफरेंडम भी मतलब हमसे बिना पूछे लगा रहे हो, ठीक है, मतलब खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दे रहे हो। कोई एक्सटेंशन देना समझ रहे हो ना तुम लोग, अब इलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ, है ना, मैं मान लो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आगे मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, नाम सिंह कि आगे 5 साल तक जो है मैं अपने आप को एक्सटेंशन देती हूँ, इट्स इज़ नॉट डेमोक्रेसी। तुम्हारे भाई लोगों के पास तो पावर ही नहीं गई, जो बंदा गवर्नमेंट में आएगा, एक बार बैठ गया, वो बोलेगा अपने आप को एक्सटेंशन देता रहेगा,
कभी इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ थी ये इसने कर दी, अपने आप को खुद 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया और इलेक्शन से बच गया। तो इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन आई डोंट थिंक कि उन प्रोटेस्ट का कोई मतलब था, ठीक है। तो जो भी है, तो ये पूरी कहानी क्या थी पाकिस्तान की। अच्छा, ये पूरी कहानी थी पाकिस्तान की। किस तरीके से हमने देखा कि वो स्टार्टिंग में ही ये बंदा अपनी मर्जी से आ गया, मिलिट्री कूप की हेल्प से आ गया, और फिर कैसे उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही अमेंड किया, अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन भी दिया, मतलब किस तरह के इलीगल काम उसने जो है करे हैं। तो इसे हमें डेमोक्रेसी के बारे में क्या सीखने को मिलता है, तो डेमोक्रेसी का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथों में होना चाहिए, उस बंदे के हाथों में होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। हर किसी के कोई भी हकदार नहीं होना चाहिए कि मैं डिसीजन लेता हूँ, नहीं, अगर उसको लोगों ने इलेक्ट किया है तो तभी वो फाइनल डिसीजन ले सकता है। कोई भी डिसीजन हो वो तभी ले सकता है जब उसको सपोर्ट किसने किया हो, लोगों ने किया हो। अगर उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसको कोई हक नहीं बनता देश के बारे में कोई भी डिसीजन लेने का। ये पहला प्रिंसिपल है किसका, डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान तो पहले पॉइंट में ही हार गया इस प्रिंसिपल में। पहले ही वो एक तो मिलिट्री कूप के द्वारा वो बंदा आ गया, रूल करने लगा, प्रेसिडेंट बन गया, जिसको लोगों ने कभी वोट नहीं किया, ठीक है। तो ये अपन ने देखा पाकिस्तान के बारे में, ये लिख लेते हैं।
ठीक है, तो बताओ इस मतलब ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी से हमने कौन सा प्रिंसिपल देखा था डेमोक्रेसी का? हाँ हाँ, मेजर डिसीजंस कौन लेगा? वही बंदा लेगा जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका? डेमोक्रेसी का। तो मैं ये लिखवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली तुम्हारा आउटकम क्या है इस पूरी स्टोरी से। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? हमने बेसिकली पाकिस्तान की स्टोरी देख ली। ठीक है, और क्यों अब इसके इस पॉइंट के बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसकी हेडिंग ये क्यों है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि भाई लीडर्स जो मतलब जो मेन डिसीजन है वो कौन लेना चाहिए? लीडर्स लेना चाहिए। वो लीडर्स जो कि इलेक्ट हुए हो, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, हमने देखा। चलो अभी ये हम लोग तो अब हम लोग ये दूसरी पॉइंट देख रहे हैं, दूसरा हेडिंग देख रहे हैं। इसमें क्या हेडिंग है ये? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, अगर हम देखें तो एक अच्छे से अच्छा ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शन होना चाहिए, लोग चूज करने चाहिए। व्हाट इफ कि वहाँ इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, इलेक्शन ही सही से नहीं हो रहा हो, इलेक्शन ही जो है मतलब सेटिस्फाइंग ना हो रहा, वहीं पे कुछ कुछ खराब इलीगैलिटी चल रही हो, तो फिर मतलब क्या अच्छे से इलेक्शन करवा के, है ना? वहाँ पे तो जो बंदे के पास पावर है वही जीतेगा। अगर इलेक्शन कराने वाली जो कमेटी है या जो कोई भी है, अगर वो सही से इलेक्शन नहीं करवा रहा तो जो इलेक्शन जो मतलब ही नहीं ना फिर तो इलेक्शन का कुछ भी, क्योंकि जो भी वो इलेक्शन करवाने वाला जिस भी पार्टी के साइड में होगा वो पार्टी जीत जाएगी, है ना? तो ये जो है ये टॉपिक में अपन यही देखेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हाँ, जो इलेक्शन का कंपटीशन है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। सबको जो फ्री मतलब कि हर कोई बंदा उसमें अलाउड होना चाहिए, और फेयर मतलब कि सब कुछ उसमें लीगल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसमें हम किसकी स्टोरी देखेंगे? अभी हमने पाकिस्तान की देखी थी पिछली बार, इसमें हम देख रहे हैं चाइना की स्टोरी देख रहे हैं कि चाइना से हमें कैसे पता चलता है कि जो चाइना से हम कैसे हमारा दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं डेमोक्रेसी का। तो जो चाइना है उसमें इलेक्शंस होते हैं, उसमें बराबर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में जो है चाइना में इलेक्शंस होते हैं। यहाँ तक कहानी बहुत अच्छी है कि जो चाइना में जो है इलेक्शन हो रहे हैं हर 5 साल में। ठीक है, अच्छा ये इलेक्शन क्यों होते हैं? जैसे कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्यों इलेक्शन होते हैं? हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको चुनने के लिए, है ना? हमारे जो राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही जो है हमारे लॉस बनाते हैं, वही जो कोई लॉ को काटते हैं, वही बहस करते हैं। ठीक है, हमारे बेटरमेंट के लिए, उन्हीं की वजह से इंडिया जो है ना? तो ये जो लोग हैं
ये चूज़ मतलब वहाँ पे जो भी देखो कोई लॉ बनेगा तो लोग नहीं चूज़ करने वाले, लोग तो भाई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने वाले, और वो रिप्रेजेंटेटिव इंटर्न लॉ बनाने वाले हैं या फिर कोई लॉ चूज़ करने वाले जो भी है। तो वही लोग हैं जो वहाँ पे बैठ के लॉ बना रहे हैं। कौन? अपने लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं। तो वैसी ही कमेटी कहाँ है? चाइना में, और इसका क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की तरह ये जो है सारे मेन डिसीजंस लेती है। ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ का इलेक्ट होने के लिए हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते हैं। क्यों इलेक्शन होते हैं? क्या? ताकि नेशनल पीपल कांग्रेस में कौन से मेंबर्स रहेंगे वो डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आया? यहाँ तक तो स्टोरी बहुत अच्छी है कि हाँ ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस को इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन लड़ ले और जिसको वहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाए। बट अब आती है दूसरी बात कि टू बी अ पार्ट ऑफ इट, मतलब कि नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ पे इलेक्ट होने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। गेटिंग? मतलब तुमने जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे यहाँ पे क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस है। तो हाँ ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं। क्यों? नेशनल पीपल कांग्रेस बनाने के लिए, नेशनल पीपल कांग्रेस को फॉर्म करने के लिए, उसके मेंबर्स चुनने के लिए हर 5 साल में हो रहा है। लेकिन जो मेंबर इलेक्ट हो सकता है, मतलब जो मेंबर कैंडिडेट बन सकता है, लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं कि मैं अगर चाहूँ चाइना, मतलब मैं एज एन चाइनीज़, अगर मैं चाइनीज़ हूँ, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को वहाँ बैठना है, मेरे को जो मेरा देश है उसको सर्विस देनी है, नेशनल पीपल कांग्रेस की हेल्प करनी है या फिर उसका मेंबर बनना है, तो मुझे ये एक नई पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी है चाइना में, मुझे इसका अप्रूवल लेना होगा, मुझे इससे परमिशन मांगनी होगी कि क्या मैं जाऊँ और इलेक्शन लड़ लूँ। अगर ये पार्टी जो है ये मेरे को अप्रूव कर देती है जाओ लड़ लो, तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन व्हाट इफ, तो मतलब ये बात समझो कि अगर ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ये ही बार बार अप्रूव कर रही है जो भी लोगों को जाना है, और जिसको वो अनअप्रूव कर दे रही है वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो सारे मेंबर्स इनडायरेक्टली किस पार्टी के जा रहे हैं? चाइनीज़ पार्टी के जा रहे हैं ना भाई। मैंने बोला कि ठीक है मेरे देश में इलेक्शन होगा, मेरे देश में यहाँ के क्या नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर्स के लिए हर 5 साल में मैं इलेक्शन करवाऊंगी, लेकिन क्या अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं तुम्हें अलाउ करूँ। अगर मैं अलाउ करती हूँ तो आओ तुम लड़ो इलेक्शन फ्रीली, अगर मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती तो तुम नहीं लड़ सकते इलेक्शन। तो ये तो अनफेयर है ना। जो इंसान मुझे नहीं पसंद वो तो कभी लड़ ही नहीं पाएगा। जो चीज़ हो सकता है वो इंसान लोगों को पसंद हो, लेकिन जो मेरे को नहीं पसंद पर मैं उसे लड़ने नहीं दूंगी, तो ये तो काफ़ी अनफेयर हो गया ना। समझ रहे हो? तो यही काम है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, कि ये अनअप्रूव कर सकती है तुमको अगर जिसको तुम नहीं पसंद। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है कि हमें किस बेसिस पे अपने देश के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये चाइनीज़ पार्टी ने कोई आइडियोलॉजी बना के रखी है। अब मैं आती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं पसंद, ठीक है, कि तुम्हारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, तो ये पार्टी तो मुझे अलाउ ही नहीं करेगी ना, क्योंकि तुम जो चाहते हो हमारे पार्टी के खिलाफ है। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, सारे मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी के ही जा रहे हैं ऊपर, जिनको इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। तो ये बोला तो गया है कि जैसे कि जो हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, कोई भी आ सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, एक ही पार्टी विन कर रही है, एक ही पार्टी विन करेगी, कोई और चारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी में जो लोग आएंगे वो तो इसी पार्टी के होने चाहिए, इसी पार्टी से अप्रूव्ड होने चाहिए। तो फिर तो हमेशा एक ही पार्टी आ रही है, मेंबर्स बदल जा रहे हैं पर पार्टी तो एक ही रह रही है ना, उनका काम करने का तरीका एक ही है। लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, लोगों को इसी पार्टी को चूज़ करना है। मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होगी, लेकिन इलेक्शन में से मैं ही खड़ी रहूँगी, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अनफेयर चीज़ है, ये एक फेयर इलेक्शन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये नहीं है। तो ये थी चाइना की बात, इसके बारे में अपन लिख लेते हैं।
ठीक है। तो ये किसकी कहानी थी? ये पूरी चाइना की कहानी थी, कैसे जो है वहाँ पे एक जो पार्टी है, कौन सी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो किस तरीके से चीज़ों को डोमिनेट कर रही है। अभी अपन मेक्सिको की देखेंगे, ठीक है, मेक्सिको का भी स्टोरी पढ़ेंगे। तो मेक्सिको में क्या हो रहा है कि अपनी ये PRI है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, मतलब ये PRI गवर्नमेंट है, मतलब एक पार्टी का नाम है जो कि जीती हुई है। अभी मान लो वो जैसी इन लोग को जो भी ये पावर में आ गई, कौन, PRI, जैसे ये पावर में आई, ठीक है, तो ये हमेशा सारे इलेक्शन जीतती है। हर बार जितने भी इलेक्शन होते हैं मेक्सिको में, ये PRI जीतती है, ठीक है। क्यों हमेशा PRI जीतती है? क्योंकि ये बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स करते हैं इलेक्शन में, ठीक है। हमने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमने चाइना में देखा इलेक्शन फ्री नहीं था, फेयर तो होगा लेकिन फ्री नहीं था। क्यों भाई? क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोग तो भाई आज़ादी नहीं है ना इलेक्शन पार्ट लेने के लिए। तुम्हें पहले इनके चमचे बनो पहले, तब जाके तुम्हें इलेक्शन में पार्ट लेने मिलेगा। तो बहुत सारे लोग तो फ्री ही नहीं है कि नहीं। और यहाँ पे अपन ने क्या बात करी? फेयर की बात करी कि तुम लड़ो तो कोई भी आओ और लड़ो इलेक्शन, लेकिन जीतेंगे हमेशा हम, क्योंकि हमने जो इलेक्शन है वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। वोट हमेशा, तुम वोट चाहे किसी को भी कितने मिले, लेकिन हमेशा हम ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे करते रहते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, ठीक है। तो ये जो PRI है वो यही करती है, वो फेयर इलेक्शन नहीं करती, ठीक है। अब क्योंकि ये पावर में है, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है PRI, वो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो इस वजह से ये अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है और क्या करती है, इलेक्शन होने नहीं देती। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्शन होने देती है पर उसको फेयर नहीं रहने देती, ठीक है। उल्टे सीधे काम करके हमेशा जीतती कौन है? यही जीतती है, ठीक है, लोगों के वोट्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो ये वो भी लिख लो। क्या? फेयर इन सेंस में कि 4 लोग हैं, 2 लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ तो तुम दोनों ऊपर चले जाओ इलेक्शन लड़ो। अब उन दोनों के बीच में फेयर कर देंगे हम दोनों, हमारी पार्टी से कोई भी जीते तो वैसे फेयर है, अदरवाइज फेयर तो चाइना का भी नहीं है। क्या? हाँ, अनफेयर करेंगे। अलाउड सबको ही है, पर क्या मतलब मैं लड़ूँ लेकिन तुम तो मुझे कभी जीतने ही नहीं दोगे अपने मैल प्रैक्टिसेस के वजह से। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। ठीक है, तो ये है मेक्सिको की स्टोरी। अच्छा, मेक्सिको और चाइना से हमने क्या सीख ली? हम क्या कह सकते हैं? हाँ, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमने सेकंड प्रिंसिपल देखा डेमोक्रेसी का कि क्या बोलता है कि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए, ठीक है। एक फ्री और फेयर कंपटीशन होना चाहिए जब भी जो है रूलर सिलेक्ट हो रहे हैं किसी भी कंट्री के। तो वो जो प्रिंसिपल, ये तो अपना हेडिंग ही है। अच्छा, नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। क्या है? कंक्लूजन,
ठीक है। तो क्या हमने देखा यहाँ पर, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूज। ठीक है, कि जो भी अभी पावर में है उनके पास पूरा चांस होना चाहिए कि वो भी हार सके। ठीक है, जैसे PRI में अपन, मतलब ये केस ऑफ मेक्सिको में मैंने देखा कि जो पार्टी थी वो कभी हार ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्शंस को ही अपने बस में करके रखा था। चाइना में भी अपन ने देखा कि जो भी लोग होंगे वो किसके थ्रू होके जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमेशा पावर में कौन रहेगी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, कभी कोई और रह ही नहीं पाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। ये 2 प्रिंसिपल्स आज हमने देखे डेमोक्रेसी के। ठीक है, पहला वो वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है। कल अपन क्या बोलते हैं, इसके आगे का देखते हैं।